नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे हुमायूं की असफलता के कारण। हुमायूं की असफलता के कारण जानने से पहले हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां कौन कौन सी थी। हुमायूं ने सिंहासन पर बैठने के पश्चात कौन से सैनिक अभियान किए, गुजरात के शासक बहादुर शाह से किस प्रकार से दीर्घकालीन संघर्ष में संलग्न रहा, चुनार के शासक शेर खां के द्वारा किस तरह से उसने संघर्ष किया। और अब हम देखेंगे हुमायूं की असफलता के क्या क्या कारण रहे। तो हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद 1530 से 1540 तक हुमायूं ने शासन किया। इस अवधि में बहादुर शाह और शेरशाह सूरी से उसका एक लंबा संघर्ष चला, जिसमें उसे घोर असफलता का सामना करना पड़ा। 1540 में शेरशाह सूरी ने उसे कन्नौज के युद्ध में पराजित करके दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और 15 वर्ष तक निर्वासित व्यक्ति के रूप में वो दर दर की ठोकरें खाता रहा। इस काल में भारत में मुगल सत्ता का अस्थायी पतन हो गया। यद्यपि गद्दी पर बैठते समय अनेक कठिनाइयों का सामना किया, किंतु अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण वो इन पर काबू न पा सका और उसे घोर असफलता का सामना करना पड़ा। हुमायूं की कौन कौन सी असफलता के कारण रहे, वो हम अब स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। हुमायूं की असफलता के कारणों में सबसे पहले हम देखेंगे हुमायूं की भूलें। हुमायूं के द्वारा कौन कौन सी ऐसी जो भूलें की गई जिसके कारण उसकी असफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ। हम जानते हैं कि उसने किन विषम परिस्थितियों में राज्य संभाला और उसकी बहुत सारी गलतियां कहें या कमियां कहें या कठिनाइयां कहें या भूल कहें, उसने उन विषम परिस्थितियों को और अधिक जटिल बना दिया। भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। काबुल और कंधार और पंजाब उसने अपने भाई कामरान को दे दिया और एक शक्ति का प्रमुख आधार समाप्त कर दिया। अस्करी और हिंदाल को छोटी जागीरें देने से वो उसके प्रति असंतोष के भाव रखते थे। कालिंजर अभियान कर राजा को पराजित नहीं किया और न ही मित्र बनाकर अपनी तरफ मिलाया। बच्चों, हमने देखा कालिंजर के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, यद्यपि हुमायूं ने सेना लेकर दुर्ग को घेरा और शायद परास्त भी कर देता, लेकिन उसे सूचना मिली कि अफगान उसके विरुद्ध बढ़ रहे हैं, तो उसने न तो कालिंजर को के शासक को परास्त किया और न ही मित्र बनाया। उस अभियान को बीच में ही छोड़कर वो आगे बढ़ गया। चुनार का दुर्ग शेरशाह के आधिपत्य में रखा गया और उसको शक्ति बढ़ाने का अवसर दिया। शेरखा जो कालांतर में शेरशाह के नाम से संज्ञापित हुआ। चुनार का दुर्ग उसके आधिपत्य में रखा गया और उसका जो हुमायूं के प्रमुख सेनापति कहें या उसके जो विश्वास पात्र थे हिंदू बेग, उसकी गलत सूचना के आधार पर हुमायूं ने विश्वास किया और शेर खां को शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। बहादुर शाह के विरुद्ध चित्तौड़ की मदद न करना। जब गुजरात के शासक बहादुर शाह और मेवाड़ के शासक के मध्य संघर्ष चल रहा था, तो हुमायूं बहादुर शाह के निकट चित्तौड़ के निकट था। चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने उसको राखी भेजकर और बहादुर शाह के विरुद्ध सहयोग की याचना की थी, प्रार्थना की थी।
परंतु राजपूतों की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त करने का वो एक अवसर उसने गवा दिया। किसी भी प्रकार का सहयोग राजपूतों का नहीं किया। गुजरात अभियान के दौरान उसने अनेक भूलें की, जिसके कारण हाल ही में विजित मालवा और गुजरात दोनों ही उसके हाथ से निकल गए और भावी असफलता, अवनति और प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला। कन्नौज के युद्ध में भी उसे भारी भूल का सामना करना पड़ा, जैसे सैनिक शिविर के लिए नीचा स्थान चुनना, 1.5 महीने तक आक्रमण में बने रहना, शिविर को दूसरे स्थान पर हटाते समय अच्छा प्रबंध न करना, तोप खाने का युद्ध में उपयोग न कर पाना आदि बातें उसकी असफलता, पराजय और अंत में युद्ध क्षेत्र में भागने के लिए उत्तरदायी हैं। हुमायूं के चारित्रिक दोष। अभी बच्चों, हुमायूं की असफलता में हमने देखे कि उसके द्वारा क्या क्या भूलें की गई जिसके कारण वो असफल रहा। अब हम देखेंगे कि उसके चरित्र के अंदर ही कौन कौन से ऐसे दुर्गुण दुर्गुण समाहित थे जिसके कारण वो असफल रहा। इससे पूर्व भी हमने जब प्रारंभिक कठिनाइयां पढ़ी थी, उसकी चारित्रिक दोष के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और उसमें हमने देखा था कि किस तरह वो आलस्य और उत्तरदायित्वहीनता से कार्य करता था। जब उसे युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए तब तो वो महल में या राजमहल में अपने जो है रंग रैलियों में मस्त रहता था। अंधविश्वासी था, शत्रु सामने खड़ा है लेकिन पहले वो शगुन विचारता था, देखता था और तब आक्रमण करता था। इससे शत्रु को अवसर मिल जाता था और शक्ति को संगठित करने का। और जो उसका चारित्रिक दोष था वो सबसे बड़ा ये था कि शत्रु की शक्ति का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाता था कि शत्रु किस तरह छल बल का सहारा लेके युद्ध कर रहा है। जिस प्रकार हमने देखा कि कन्नौज का और जो चौसा का युद्ध था कि शेरशाह ने उसे भ्रमित कर दिया कि वो उस पर आक्रमण नहीं कर रहा और अचानक रात्रि को आक्रमण कर दिया। इससे वो समझ नहीं पाया, असमंजस वाली स्थिति हो गई कि अब मैं क्या करूं और कैसे इस युद्ध का सामना करूं। और अंत में कर्मनासा नदी में कूदकर उसे अपनी जान बचानी पड़ी। चारित्रिक बल और संकल्प शक्ति का भी उसमें अभाव था। भाइयों का असहयोग। भाइयों के प्रति हुमायूं ने हमेशा उदार व्यवहार किया, लेकिन उसके भाइयों ने प्रति उत्तर में उन्हें असहयोगी रुख ही अपनाया और उसके सामने मुसीबत और पतन को आमंत्रित करवाया। कामरान ने तो पंजाब पर उस समय आक्रमण किया जब वो कालिंजर के दुर्ग को घेरे हुए था और जबरदस्ती पंजाब पर आक्रमण कर लिया। अस्करी ने गुजरात की रक्षा के बजाय आगरा जाकर स्वयं बादशाह बनने के स्वप्न देखे। हिंदाल जो उसका भाई था ने तो दिल्ली आकर अपने आप को बादशाह ही घोषित कर दिया, जबकि हुमायूं शेर खां से लड़ने की तैयारी कर रहा था। यदि कामरान और हिंदाल ने समय पर चौसा के युद्ध से पहले सहायता पहुंचा दी होती तो वो अपमानजनक पराजय से बच जाता। कन्नौज के युद्ध के पूर्व कामरान लाहौर न जाकर हुमायूं की मदद करता तो स्थिति भिन्न होती। इसलिए इतिहासकार लैनपुल ने लिखा है कि हुमायूं के भाई अस्त्र के रूप में विरोधी के काम आते थे। दोषपूर्ण राजनीतिक निर्णय उसकी असफलता में बाधक था। हमने देखा कि वो मनुष्य और उसके उद्देश्य को समझने का पारखी नहीं था, न ही उसमें राजनीतिक
और प्रशासनिक समस्याओं को ठीक से समझने की क्षमता थी। जहां उसे साम्राज्य संगठन और शासन में सुधारों की ओर प्रारंभ में ध्यान देना था और उसमें युद्ध योजनाओं के प्रतिनिधि को बनाना था। कालिंजर चुनार के किले शासकों को हराए बिना संधि द्वारा उन्हें वापस लौटा दिए। बहादुर शाह पर भी उसी समय आक्रमण करता जब वो चित्तौड़ के राजपूतों के विरुद्ध युद्ध में फंसा हुआ था। फिर चुनार विजय करने में 6 महीने का समय व्यर्थ गवाया क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं हुआ। और इस दौरान शेर खां बंगाल के शासक को हराकर सारा कोष रोहतासगढ़ ले गया। गोड़ में उसने 8 माह का समय भोग विलास में बिताया, जबकि शेर खां ने इस अमूल्य समय का और अवसर का सदुपयोग किया। चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेर खां को पहले अपनी सुविधा अनुसार आक्रमण करने का मौका दिया। ये उसकी राजनीतिक भूल थी जिसके कारण उसे निर्वासित होना पड़ा। हुमायूं की अपव्ययता। हुमायूं को विरासत में रिक्त राजकोष मिला था। उस समय एक ऐसे अर्थ विशेषज्ञ की आवश्यकता थी जो साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करता, लेकिन हुमायूं ने इस पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया। बाद में हुमायूं को कालिंजर से युद्ध क्षति के रूप में बहुत बड़ी धनराशि मिली। चंपानेर में गुजरात के शासकों का विशाल कोष मिला, लेकिन उसने इस धन को बड़ी बड़ी दावतें देने, आनंद उत्सव मनाने में, अपने अनुयायियों को पुरस्कार बांटने में, इमारतें बनाने में खर्च कर दिया। जो उसे कोष चंपानेर से प्राप्त हुआ था उसका उसने मुक्त हस्त खर्च किया। वह सदैव अपने अनुयायियों को दावतें देने, खिल्लत बांटने में ही व्यस्त रहते था। इससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। उचित नेतृत्व की योग्यता का अभाव। हुमायूं में कुशल नेतृत्व का अभाव था। जहां तक संभव होता वो कठिनाइयों को टालता था। 10 वर्षों के राज्यकाल में उसने नेतृत्व शक्ति, अपने सैनिकों अधिकारियों पर नियंत्रण में रखने की योग्यता का उसमें अभाव था। उसे न तो सैन्य संगठन का ज्ञान था न सैन्य संचालन का। चौसा और कन्नौज के युद्ध में वो अपनी सेना पर नियंत्रण न रख सका। इस बात का भी उसे ज्ञात नहीं था कि शत्रु कब किस तरह से आक्रमण करेगा। शेर खां की दिन प्रतिदिन बढ़ती शक्ति का भी उसने ठीक से अनुमान नहीं लगाया। कुशल नेतृत्व के साथ संघर्ष न करना असफलता का कारण था। यह समझने में असफल रहा कि बहादुर शाह और दक्षिण बिहार के शेर खां में कोई ऐसा संबंध या समझौता है कि एक के विरुद्ध कार्रवाई करते ही दूसरा ध्यान बटाने हेतु अशांति और विद्रोह कर देता है, जिस कारण वो डटकर खड़ा न हो पाया, एक ओर से दूसरी ओर भागता रहा। संबंधियों और अमीरों का विश्वासघात। हुमायूं के चचेरे भाई जो थे महमूद जमान मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा ने उसके साथ साथ विश्वासघात किया, जबकि उसने उन्हें शरण दी। बहादुर शाह को उसकी कमजोरियों से अवगत करवाया। हिंदू बेग ने शेर खां के विरुद्ध झूठी सूचना देकर उसके साथ विश्वासघात किया। उसने शेर खां से संधि वार्ता करने के लिए शेख खलील नामक दूत भेजा। उसने हुमायूं की सैनिक और आर्थिक दुर्बलताओं से शेर खां को अवगत करवाया और आक्रमण करने का परामर्श भी दिया। इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि चगताई तुर्क बाबर ने जिस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के अंतिम सुल्तान को पराजित करके मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था, उसके पुत्र हुमायूं ने अपनी अंतर्निहित कमजोरियों से उस साम्राज्य को अफगानों को सौंपकर
निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य हो गया। और कहते हैं कि 24 जनवरी 1556 को दीन पना के पुस्तकालय में उस वक्त नमाज की अजान सुनकर सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसल गया और खोपड़ी की हड्डी हड्डी जो है टूट गई, और इसकी चोट से 27 जनवरी को वो इस लोक से हमेशा के लिए विदा हो गया। और इसीलिए इतिहासकार लेनपुल ने लिखा कि वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए इस दुनिया से कूच कर गया।